इस समय दो मुद्दे ही सबसे टॉप पर है। पहली है अमरनाथ यात्रा जो इस समय सुचारू रूप से चल रही है, और दूसरा है राइका मुद्दा जिसको लेकर सभी वोकला साहिबान एकजुट हो चुके हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, जो कि सीनियर एडवोकेट भी हैं और साथ में भाजपा के स्पोक्स पर्सन भी है। लेकिन इस समय मैं बीजेपी का पक्ष हटाकर इनसे सिर्फ बतौर सीनियर आप कह सकते हैं कि एडवोकेट और प्लस फॉर्मर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर इनसे बातचीत करूंगा। सर, आपका स्वागत है। और अभिनव सर, पहले आपके अपने व्यूज़ क्या है कि राइका को लेकर आप क्या स्टैंड ले रहे हैं इसमें? देखिए अमित जी, अगर आप मुझे स्पष्ट शब्दों में पूछें, एज ए मेंबर ऑफ द बार मेरा एक ओपिनियन हो सकता है, एज एन इंडिविजुअल फॉर भी हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकता है। बट चूंकि मैं प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन का रह चुका हूं, एक बार नहीं बल्कि 2 बार, और चूंकि ये इशू अराइज भी तभी हुआ था जब मैं सेकंड टर्म में एज ए प्रेसिडेंट था, तो इसलिए मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन बिल्कुल मैटर नहीं करता और मुझे देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कंसर्न था इस इशू के साथ। अक्टूबर 2019 की बात है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने इसको हरी झंडी दी थी। तो उस टाइम हालांकि कोरोना पीक पे था, नहीं उसके बाद की बात है, हाँ उससे पहले की बात है। तो ये इशू जब अराइज हुआ तो डिमांड आई 2 इश्यूज, रजिस्ट्रेशन वाला काम और शिफ्टिंग ऑफ द हाई कोर्ट फ्रॉम जानीपुर टू रायका। चूंकि बार एसोसिएशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें 4 स्टेप्स हैं जिन पे आप डिसीजन ले सकते हो। अगर तो बड़ा माइनर इशू है तो ऑफिस बीरर्स जो हैं खुद डिसीजन ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपने उनको डिसीजन लेने की पावर ही नहीं दी, फिर उनको इलेक्ट करने का फायदा क्या है? जब वो इलेक्ट होके आगे, दे आर रिप्रेजेंटिंग द मेंबर्स ऑफ द बार। अगर हर एक मेंबर कहे नहीं जनाब, हर एक इशू से पहले मुझे पूछ लो, दैट इज नॉट प्रॉपर। ऑफिस बीरर्स के लिए बड़ी मुश्किलातें होती हैं। एक वो लेवल है, उसके ऊपर एक लेवल है एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब ये डिपेंड करता है कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट जिसका प्रेरोगेटिव है एग्जीक्यूटिव कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना, वो छोटी बनाता है या लंबी रेलगाड़ी बनाता है। तो एग्जीक्यूटिव कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे डिसीजन ले सकती है। उसके बाद एक एडवाइजरी कमेटी जो आपको एडवाइज कर सकती है कि इस इशू पे आपको ऐसे चलना चाहिए। लेकिन अगर इशू कोई ऐसा है जिसपे जनरल हाउस पहले डिसीजन ले चुका है, तो आपको एडवाइजरी कमेटी की एडवाइस मद्देनजर रखते हुए वो जनरल हाउस में जाना चाहिए, क्योंकि जनरल हाउस का डिसीजन जो है वो जनरल हाउस ही रिव्यू कर सकता है। लेकिन जो आपने मुझे पूछा, मेरा ओपिनियन लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, लेकिन मैं ओपिनियन मेकर हो नहीं सकता इस केस में, क्योंकि मैं एज ए प्रेसिडेंट इस इशू को डील कर चुका हूं। तो जो मेजॉरिटी कहे वही डिसीजन प्रिवेल करता है। जब आप इस स्थिति में थे, उस समय आपने पहले जनरल हाउस मीटिंग में जाना बेहतर समझा था, या आपने सोचा कि पहले मैं डिसीजन ले लेता हूं फिर मैं जनरल हाउस मीटिंग बुलाता हूं? अमित जी, आप भी वकीलों से वाबस्ता रहे हैं और मुझे खुशी होती है। मुझे याद है, आप, मैं नहीं कहता कि आप बहुत छोटे थे उस टाइम, या आप बहुत बड़े हो गए हैं। 2015 की एम्स की एजिटेशन आपने डे 1 से लास्ट डे तक पूरी कवर की थी, और 1-2 इंसिडेंट आपके साथ हो भी गया था, और उसके बावजूद भी आपने पूरा साथ वकीलों का दिया। तो आपको वकीलों के इश्यूज के सारी जानकारी होती है। आप अगर रिकॉर्ड खंगाल लें, सबसे ज्यादा जनरल हाउस किसी प्रेसिडेंट के टेन्योर में हुए हैं तो वो अभिनव शर्मा के टेन्योर में हुए हैं। मेरे बाकी ऑफिस बीरर्स कहते थे, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, कि सर इतने मत करवाया करो, लोग खिलाफ होते हैं, नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। भाई, जिन लोगों ने कॉन्फिडेंस रिपोज किया, अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो नो कॉन्फिडेंस होने दो। जनरल हाउस से कभी डरना नहीं चाहिए, जनरल हाउस इज सुप्रीम। तो अगर ये डिसीजन जनरल हाउस का था, एडवाइजरी कमेटी ने एडवाइस दी, तो मुझे लगता है जनरल हाउस में जाना चाहिए था। ये मेरा अपना ओपिनियन है। आपका ओपिनियन इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर जनरल हाउस मीटिंग नहीं बुलाया जाता है तो वोकला साहिबान के पास पावर है कि वो जनरल हाउस मीटिंग आयोजित कर सकते हैं। तो वोकला साहिबान के पास पावर नहीं है, नहीं है। पावर ऑफिस बीरर्स के पास है,
प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकता। मेंबर्स जो हैं एक रिक्विजिशन दे सकते हैं, एक रिक्विजिशन दे सकते हैं। जो हमारा संविधान बना है बाहर का वो 1974 के 75 का बना है, पुराना हो चुका है। तब टोटल मेंबरशिप थी मेरे ख्याल में बाहर की 200 के करीब या 150 के करीब। उसमें लिखा था कि 50 के 60 अगर लोग रिक्विजिशन दें तो जनरल हाउस होना चाहिए। अब मेंबरशिप है 3000 से ऊपर, तकरीबन 4000 भी होगी। कुछ एक्टिव वर्किंग लायर्स हैं, कुछ कम वर्किंग लायर्स हैं, तो लेकिन 2-2.5 हज़ार वकील आता है, कोर्ट में काम करता है। तो अब अगर रिक्विजिशन आती है 200-300-400 लोगों की तो फिर जनरल हाउस बुलाना पड़ता है, लेकिन प्रेरोगेटिव प्रेसिडेंट का है। नॉर्मली कोई भी प्रेसिडेंट जब रिक्विजिशन आती है ना नहीं करता जनरल हाउस कन्वीन करने से। सर अभी छुट्टियां चल रही हैं, इस वजह से वोकला साहिबान एक जगह इकट्ठा तो नहीं हो पा रही, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो र्यूमर्स सुगबुगाहट चल रही है उसमें ये लग रहा है, उसमें ये आरोप लग रहे हैं कि शायद मौजूदा टीम के ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी आ रहा है और उसकी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। क्या जब आप थे, क्योंकि आप उस समय एक पार्टी से वाबस्ता भी है, अभी भी है, तो क्या उस समय राजनीतिक दबाव था और क्या आपको लगता है कि अभी भी राजनीतिक दबाव हो सकता है इस विषय पर, क्योंकि बड़ी हड़बड़ाहट में फाउंडेशन स्टोन रखा गया है? मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं, जितना मैं विक्रम शर्मा जी को जानता हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनकी कोई एफिलिएशन नहीं। मेरी थी, मेरी भाजपा से थी, और आपको पता है मैं ब्लंट आदमी हूं, मैं सच को सच और झूठ को झूठ कह देता हूं। मेरे ऊपर डाउट कास्ट हो सकते थे कि इस पे राजनीतिक दबाव होगा, लेकिन विक्रम जी पे कोई राजनीतिक दबाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी पार्टी से हैं नहीं, और मुझे भी नहीं लगता कोई राजनीतिक दबाव है उनके ऊपर। एक उनका अपना डिसीजन है, हर प्रेसिडेंट का एक अपना काम करने का तरीका होता है, कईयों को वो पसंद होगा, कईयों को नहीं होगा, लेकिन इस बात को मैं नहीं मानता कि उनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव होगा। यहां तक मेरी बात थी, आप यकीन माने मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक दबाव मेरे ऊपर जरूर था, वो ये था कि ये बहुत बड़ी हिस्टोरिक डेवलपमेंट हुई थी, 370 टूटा था उस टाइम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधानिक संशोधन हुआ था। जम्मू कश्मीर एक रियासत से 2 यूटीज बन गई थी, राइट। 370 नए लॉज अप्लाई हुए थे, इतने ही स्टेट के लॉज रिपील हुए थे, और सारी ओपोजिशन पार्टीज, पीएजीडी जिसको बोलते हैं, वो 370 की एब्रोगेशन के खिलाफ सड़कों पे आना चाहते थे, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो बार को प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे, जो मैंने बनने नहीं दिया। हाँ, इसका खमियाजा बार को भुगतना पड़ा, मेरे मेंबर्स को भी भुगतना पड़ा, प्रोफेशनल नुकसान हुआ, मुझे भी हुआ, मेरे मेंबर्स को भी हुआ। जो रजिस्ट्रेशन वर्क गया, बिल्कुल मानता हूं मेरे मेंबर्स को नुकसान हुआ, लेकिन उनकी कुर्बानी जो है देश हित में वो बेकार नहीं जाएगी। अगर हम उस एजिटेशन को हाईजैक होने देते पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों, तो सड़कों पे 370 की एब्रोगेशन के खिलाफ नारे लगने थे, और वो काला कलंक बार एसोसिएशन के माथे पे लगना था। वो चाहे लोग मुझे कहें कि इसने कमजोरी दिखाई, लेकिन वो मैंने कलंक नहीं लगने दिया। और मैं आपसे एक बात और वाजे करूं, अगर मेरे मेंबर्स को कहीं मेरी वजह से प्रोफेशनल नुकसान हुआ है, इसका कतई मतलब ये नहीं कि मैं बार की इलेक्शन दोबारा लड़ूं या ना लड़ूं, कोई मतलब नहीं, मैं लड़ूं या ना लड़ूं मैटर नहीं करता, लेकिन जितनी भगवान ने मुझे शक्ति दी है, किसी तरीके से मैं उनका वो उधार चुकाऊंगा जरूर। लेकिन लास्ट में एक और बात कहूं आपको, जो ऑर्डिनरी फैमिली से लायर्स आते हैं, जिनके माता पिता प्रोफेशन में नहीं होते, बड़े वकील नहीं होते या जज नहीं होते, नॉर्मली उनको अपनी सस्टेनेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए रजिस्ट्रेशन का वर्क ढूंढना पड़ता है, या गाड़ियां रिलीज करवाने का ढूंढना पड़ता है, या एमएसीटी मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल। लेकिन मुझे दुख होता है कि एक गरीब फैमिली से वकील आया हुआ क्या कभी वो बड़ा वकील नहीं बन सकता? क्या वो रजिस्ट्रेशन या गाड़ियां रिलीज करने से ऊपर से बड़ा वकील नहीं बन सकता? वो बड़े मुकदमे करने का ठेका सिर्फ अभिनव शर्मा या किसी और ने लिया है। इसलिए रजिस्ट्रेशन वर्क तो गया, नुकसान हुआ, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग रन में मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं, इसका रिजल्ट ये भी हो सकता है कि आम घर के छोटे बच्चे, गरीब परिवार के जो वकील बने हैं,
वो भी बड़े मुकदमे करने के काबिल हो सकते हैं, क्योंकि वो अब टाइम वहां भी डिवोट करेंगे। मैं मान रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन में फाइनेंशियल नुकसान हुआ होगा, लेकिन प्रोफेशन में उनको सक्सेस मिलेगी, बड़ा वकील बनने के उनके रास्ते खुलेंगे। सर लास्ट आपकी नज़र में है कि लास्ट क्या डिसीजन लिया गया था कि राइका शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो सरकार के साथ जो तालमेल हुई? हमारा जनरल हाउस हुआ था एक 2019 में। मैंने आपको कहा मेरा इंडिविजुअल व्यू मैटर नहीं करता, वहाँ मेजॉरिटी ने ये डिसीजन लिया था कि हाई कोर्ट शिफ्ट नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जब भी कोई अपना इंडिविजुअल ओपिनियन हो तो ये देखना चाहिए कि उसको एक्सप्रेस करने से आगे फ्यूचर में मुझे कहीं प्रॉब्लम ना हो। अब जो लोग अब ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट शिफ्ट होना चाहिए, मैं उनके ओपिनियन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा हूं, ये उनका देखो हर एक पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन जो लोग ऑफिस बीरर हैं उनको ये सोचना चाहिए था उस समय जब उन्होंने जनरल हाउस में ये कहा कि हाई कोर्ट शिफ्ट नहीं होना चाहिए। वो लोग मेरे साथ धरने पे भी बैठे थे। तो वैसी क्या स्थितियां पड़ी वो वही बेहतर जानते हैं। मैं तो ये भी मीडिया एक इंटरव्यू में मैंने ये भी सुना कि कुछ लोग कह रहे थे कि हमें पता है कौन लोग किसको उकसा रहे हैं। आप यकीन माने, अगर किसी को कोई उकसा रहा है, अगर उनको पता है तो वो नाम लें। मैं आपसे क्लियर करता हूं, मेरे को 50 वकीलों के फोन आए होंगे, अभिनव शर्मा जी इस इश्यू पे हम क्या करें। मैंने कहा मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता, आप अपना ओपिनियन बताइए, जो आपको ठीक लगता है वो करिए, इसमें मेरी कोई दखलंदाजी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है कि जो ये राइका को शिफ्ट किया जा रहा है वो स्पेस की वजह से शिफ्ट किया जा रहा है। जो प्रेजेंट जो हमारे पास स्पेस है हाई कोर्ट की, क्या वो इतनी सफिशिएंट है कि राइका जो पूरा स्ट्रक्चर वो वहाँ पे बन सकता है, या कंपल्शन है कि नहीं वहाँ पे है ही कुछ नहीं, कंडीशन से कुछ नहीं, इस वजह से मजबूरन वहाँ पे मूव करना ही एक अल्टीमेट लास्ट सोल्यूशन है? देखिए दो चीज़ें हैं। ये जो बिल्डिंग है ये सफिशिएंट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसमें दो व्यूज आ रहे हैं, फॉर एंड अगेंस्ट। मैं बार के मेंबर्स की बात कर रहा हूं। कुछ कह रहे हैं कि हाई कोर्ट शिफ्ट होना चाहिए, अब वो कितने हैं वो वेकेशंस के बाद पता लगेगा। कुछ कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। अब ये पॉलिसी डिसीजन है, ये लेने हैं गवर्नमेंट ने इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, राइट। आपको याद होगा जब ये डिसीजन हुआ था और जनरल हाउस हुआ था तो आपकी चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट कौन थी? जस्टिस गीता मित्तल, रिटायर हो चुकी हैं। मुझे डेट भी याद है कब रिटायर हुई हैं, 8 दिसंबर 2000, जब मैं प्रेसिडेंट था। उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था राइका जी। और फाउंडेशन स्टोन कब रखा? 28 जून 2023 को। वो रिटायरमेंट के बाद भी फाउंडेशन स्टोन पे आई थी, लेकिन मैंने उनको ये कह दिया था कि मेरे होते हुए जनरल हाउस का डिसीजन जो है मैं उस पर अड़ूंगा, मेरे होते हुए ये शिफ्ट नहीं होगा। मैंने अपने टेन्योर में शिफ्ट नहीं होने दिया। अब बार के मेंबर्स जानते हैं वो मेजॉरिटी डिसीजन क्या लेते हैं और ऑफिस बीरर्स जानते हैं। मेरे इसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगी। डिसीजन पहले का कागजों पे है, उसको अगर रिव्यू करना होगा तो वो आफ्टर समर वेकेशन जब रिज्यूम होता है वर्क तो क्या ऑफिस बीरर डिसाइड करते हैं उन पे डिसाइड। लेकिन एक बात मैं कहूँ अपने मेंबर्स को, ऑफिस बीरर्स को खामखा में टारगेट नहीं करना चाहिए, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। देखिए एक छोटा सा इश्यू होता है कि किसी लॉयर की डेथ हो गई या कोई इंसिडेंट हो गया तो आधे लोग कहते हैं काम सस्पेंड होना चाहिए, आधे कहते हैं नहीं होना चाहिए। बार ऑफिस बीरर प्रेसिडेंट अगर काम सस्पेंड करता है तो तब भी उसको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, नहीं करता तब भी। अगर वो कर दे तो कुछ वकील पेश होते हैं कोर्ट में और उनको जाके दरवाजे पे खड़ा होना पड़ता है। प्रेसिडेंट बन के काम करना कोई इतना आसान काम नहीं है बार एसोसिएशन का। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से अपने मेंबर्स को मैं एक ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बार ऑफिस बीरर्स की डिफिकल्टीज को भी मद्देनजर रखना चाहिए, उनको पूरा सुनवाई का मौका देना चाहिए। तो जब समर वेकेशंस के बाद काम रिज्यूम होता है तो फिर आप उनसे बात करिए।
तब तक आप उनको खामखा में क्रिटिसाइज मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये बात तो निश्चित और बहुत साफ है कि बार एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उनको ये बात ज़रूर सुनिश्चित करनी चाहिए कि जो बार की जो टीम है उसके ऊपर कई तरह की उसे कंडीशनों से गुजरना पड़ता है और ये काम इतना आसान नहीं है। लेकिन अक्सर जब घर में कोई इस तरह की दुविधा पड़ जाए, जब समझ ना आए, तो उसमें हमेशा से परिवार को बिठाकर जो है उससे तालमेल कर एक बीच का रास्ता निकालना ज़रूरी है, जिस तरह से पहले जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स करते आए हैं। इसी तरह की उम्मीद अब वोकला साहिबान के बार एसोसिएशन के सदस्य उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इतना बड़ा डिसीजन लेना, जिसका कि पिछली जनरल हाउस मीटिंग में डिसीजन ले लिया गया था कि राइका को लेकर कोई भी जो है फेरबदल जो है वो नहीं किया गया, उसके बाद भी इस तरह का आड़े टेढ़े तरीके से और फौरी तौर पर इतने शॉर्ट नोटिस पर डिसीजन लेने को लेकर वोकला साहिबान के अंदर गुस्सा जरूर है। और अब ये देखा जाएगा कि आफ्टर वैकेशन के बाद वो गुस्सा किस तरह से जनरल हाउस मीटिंग में या उसके बाहर देखने को मिलता है। फिलहाल आप जुड़ रही है जमुना न्यूज़ के साथ।